हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखन्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे आज के सेशन में। और आज का सेशन जो है उसमें हम टू स्टोरीज, मैंने भी टू स्टोरीज आइडेंटिफाई करी थी हमने। टू स्टोरीज लेंगे हम एंड उससे हम कुछ सीखेंगे बेस्ड ऑन व्हाट आवर स्क्रिप्चर्स से। ठीक है, कुछ मैसेज होगा उसमें। और ये स्टोरीज मॉडर्न ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्रों में लिखी है। मॉडर्न स्टोरीज है लेकिन मैसेज बहुत डीप है। ठीक है, तो और ये सेशंस हम लोग और भी लेंगे आगे, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टोरीज के थ्रू कुछ वैल्यूज सीखें। ठीक है, तो जो भी वीडियोस ऑन कर सकते हैं प्लीज कर लीजिए। हम अपनी पहली स्टोरी से शुरू करेंगे। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ हमारी फर्स्ट स्टोरी से। ठीक है, सो पहली स्टोरी है हुज कंपैशन इज हायर। कंपैशन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? आप सब चैट में भी रिप्लाई कर सकते हैं और अनम्यूट करके भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सो इट्स एन इंटरेक्टिव सेशन, सो प्लीज रिप्लाई। कंपैशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? किसी ने सुना नहीं वर्ड आज से पहले, कंपैशन? चैट में किसी ने रिप्लाई किया, ओके। सृष्टि माता जी कह रही है संगति। हम बोलते नहीं ही इज कंपैशनेट, वो कंपैशनेट है टूवर्ड्स पुअर, गरीबों के प्रति। क्या होता है कंपैशनेट का मतलब? सहानुभूति दिखाना। सहानुभूति दिखाना, बिल्कुल। दया या सहानुभूति दिखाना। तो आज हम करुणा। सीखेंगे कि हाँ, तो ये अच्छा कितने लोग हैं जिसमें ये करुणा का भाव है, वो मानता है उसमें करुणा का भाव। या कोई ऐसा हो जिसको लगता है कि मेरे अंदर ये भाव नहीं है लेकिन मुझे ये अपने अंदर लाना है कोई करुणा का भाव? मेरे ख्याल में हम सब में होगा, किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा लेकिन सब में होगा, है ना? और उसका सबसे बड़ा एक स्केल है नापने का कि आप में करुणा है या नहीं, इज वेदर यू आर वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप नहीं हो कंपैशनेट। आप कुछ भी बोल लो, आप नहीं हो। ठीक है, ये तो सबसे बड़ा स्केल है। लेकिन अब इस स्टोरी के थ्रू हम समझेंगे कि कंपैशनेट के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। किसी सब्जी को बनाते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये जो सहानुभूति है, जो ये करुणा का भाव है या ये दया है, ये कैसे आती है या इस किस चीजों से मिलकर ये उत्पन्न होती है, बनती है। ठीक है, तो एक बार की बात है, गंगा के किनारे एक गुरु और उसका शिष्य वो बैठे थे। और शिष्य ने गुरु से पूछा कि आप मुझे बता सकते हो ये कंपैशन क्या होता है, ये सहानुभूति ये दया जो होती है क्या होती है? तो जो गुरु थे वो
ऑब्जर्व कर रहे थे, कहाँ पे देख रहे थे, नदी के अंदर, गंगा के अंदर, तो एक बोट जा रही थी, और इधर उधर देखने के बाद उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि देखो वहां पर, पॉइंट आउट किया और बोला देखो वहां पे, तुम्हें वहां पर एक गरीब इंसान दिख रहा है? तो जो शिष्य था उसने कहा हाँ मुझे दिख रहा है। तो तो गुरु ने कहा उसे ध्यान से देखना, ठीक है, कुछ टाइम तक, उसके बाद तुम्हारा टेस्ट होगा। तो शिष्य ने देखा ध्यान से, तो उसने क्या देखा, सबसे पहले उसने देखा एक वुमेन, एक लेडी आई आई और वहां से गुजरी, और उसने उस जब गरीब को देखा, तो उसने क्या किया, एक सोने का सिक्का दे दिया, ठीक है। उसके बाद कौन आया, नेक्स्ट थोड़ी देर बाद एक आया, एक सेठ आया, धनी सेठ। वो गुजर रहा था वहां पर, वो अपने घोड़े से उतरा, और उसके आसपास लोग थे, उसके चाहने वाले। और जो गरीब था, उसके कटोरे में उसने क्या किए, 5 सिक्के डाल दिए सोने के, एक के बाद एक, ठीक है, टपका दिए, और एक स्माइल के साथ वापस अपने घोड़े पे बैठ के चला गया। थोड़ी देर बाद वहां पर कौन आया, एक छोटा सा बच्चा, स्कूल का बैग टांग के, स्कूल टाइप का बैग टांग के वहां पर आया, और देखा उस गरीब को, और उस बच्चे ने स्माइल किया उस गरीब को देखकर, और अपने बैग में हाथ डाला, और क्या निकाला, कुछ फ्लावर्स, फ्लावर्स निकाले, और क्या किए, उस बैगर को दे दिए। उस बच्चे को बहुत अच्छा लगा, और जो जो शिष्य था उसने सब देखा, उसको बहुत अच्छा लगा, तो वो गुरु की तरफ मुड़ा, और और दोनों फिर गुरु और शिष्य गंगा के किनारे बैठे थे और गंगा में देख रहे थे। और उन्होंने क्या देखा, बहुत सारी चिड़िया थी, वो उड़ रही थी, ठीक है। अब गुरु अब गुरु ने देखा कि अब टाइम आ गया, मैं इसको समझाऊं कि कंपैशन क्या होता है, पर उससे पहले मुझे एक टेस्ट लेना पड़ेगा। तो उसने क्या बोला अपने शिष्य को, कि तुम्हारे हिसाब से अभी तुमने 3 लोगों को देखा, किस किस को देखा, बताओ किस किस को देखा, आप सबने सुनी अभी तक की स्टोरी, तो उस शिष्य ने किस किस को देखा उस गरीब के पास आते हुए? सबसे पहले कौन आया था, एक वुमेन आई थी, उसने एक सिक्का दिया। सेकंड कौन आया, एक धनी सेठ आया, उसने क्या दिए, 5 सोने के सिक्के दिए। आखिरी में कौन आया, एक बच्चा आया, उसने क्या दिए, फूल दिए। तो उसके गुरु ने पूछा कि तुम्हारे हिसाब से इन सब में से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने किया, सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसने किया, किसने किया, आप बताइए आपके हिसाब से, और जेन्युइन जो दिमाग में आए वो बताइए। बच्चे ने। रीजन? क्योंकि अगर हम किसी को धन देते हैं तो हमारा जो मानसिक तौर पे अभी जो स्टेट है, उस हिसाब से अगर मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बात करूँ तो बहुत जल्दी हमें अहंकार आ जाता है, वो दान दान नहीं रहते हैं। और अगर हम कुछ दूसरी चीज दे रहे हैं जो पैसे जैसी नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई फूल दे रहे हैं, उसका हमें कोई मोह नहीं होता है, पैसे का हमें मोह होता है। तो फूल देने में हमें कोई मुंह नहीं होता है। तो अगर वो फूल वो बच्चा किसी को लाके दे रहा है, और बच्चे का दिमाग भी उतना वैसा नहीं होगा अडल्ट के जैसा जैसा हम लोग का रहता है, सो डेफिनेटली जो भी वो दे रहा है इट इज कंसिडर्ड प्योर। ओके, और और भी सब बताएंगे उनके हिसाब से सबका कंट्रीब्यूशन तीनों में से सबसे ज्यादा किसका था। शुभम प्रभु आप ट्राई करेंगे, आपके हिसाब से, आपने पूरी अभी आधी स्टोरी सुनी है, किसका कंट्रीब्यूशन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, या ज्यादा ज्यादा लगा, बेसिकली अच्छा नहीं हाँ, ज्यादा लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे लगता है किड का ही, बच्चे का ही, क्योंकि आई थिंक उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने कोशिश किया कि जो है मैं वो दे दूं। मतलब उसके पास पैसे नहीं थे, धन नहीं थे, फिर भी उनके पास जो था उन्होंने उसको देने की कोशिश करी। ओके, वेरी नाइस। और और कौन बताएगा, सृष्टि माता जी आप ट्राई करेंगे? प्रभु जी
जो मन में आ रहा है, ज्यादा नहीं, मतलब आप नॉर्मल देखिए, 3 लोग आए, एक ने एक सिक्का दिया सोने का, एक सेठ आया 5 सिक्के दिए, और एक बच्चा आया थोड़े फूल दे दिए। अब आपके हिसाब से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने किया? बच्चे ने, कैसे? क्योंकि उसके पास जो भी था उसने दिया, ऐसे इग्नोर करके नहीं गया वो, इसीलिए। अच्छा ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ गुरु ने क्या बताया शिष्य को। पहले शिष्य का क्या आंसर था? क्या आंसर होगा आपके हिसाब से शिष्य का? सेठ, है ना, जिसने 5 सिक्के दिए, ये सबसे ज्यादा तो उसी ने दिया। तो गुरु ने क्या बोला? हाँ भी और ना भी। और फिर उसके गुरु ने समझाया, और उसने क्या बोला? जब वो लेडी आई थी सबसे पहले, उसने जब उस गरीब की कंडीशन देखी, तो उसने क्या किया? चुपचाप एक सोने का सिक्का हैंड ओवर कर दिया। क्या सोच के? दिमाग में क्या आया? हे बेचारा, यही आया ना, हे बेचारा, और एक सोने का सिक्का दे दिया आउट ऑफ पिटी, क्यों कहते हैं ना बेचारा, वो भाव रख के उसने एक सिक्का दे दिया। ठीक है, उसके बाद कौन आया? सेठ आया। सेठ आया, ये अपने शान से आया था, अपने फॉलोअर्स के आसपास घूम रहा था, मतलब उसके फॉलोअर्स जितने उसकी लोग थे वो आसपास थे। तो आउट ऑफ प्राइड, मतलब घमंड के कारण, या आप कह सकते हो दिखाने के कारण, उसने क्या किया? अपना धन शो ऑफ किया। और कैसे किया? 5 सिक्के, ऐसे भी नहीं एक साथ दे रहा है, कैसे कर रहा था? 1 2 3 4 5 टपका रहा था उसके बाउल में। क्या करने के लिए? दिखाने के लिए, है ना। और यहां पर क्या था? अब इन दोनों केस में क्या था? पहला था, दूसरा वाला था प्राइड की, प्राइड का भाव लेके, मतलब घमंड। पहले वाला क्या था? बेचारा, बेचारापन का भाव लेकर। तब उन्होंने बताया, फिर कौन आया था? छोटा बच्चा। और अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो वो रुका, उसके कंधे पे एक बैग था, और सम फ्लावर्स, उसके हाथ में कुछ फूल थे। अब हो सकता है उसके घर वालों ने उसे भेजा हो टू बाय सम ग्रोसरी, कि जाओ कुछ सामान लेकर आओ, और उसने कुछ फूल तोड़ लिए, है ना, आउट ऑफ लव। किसके लिए? अपनी माँ के लिए। हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जब वो अपने घर वापस जा रहा था, उसने उस उस बेगर की देखी, हालत देखी, और देखकर उसने क्या बोला? उसके मन में प्रेम उमड़ा। क्या उमड़ा? प्यार। और उसने क्या किया? अपने सबसे प्रेशियस जो धन था उसके पास, उसने क्या किया? वो उस बेगर को दे दिया। क्या दे दिया? फूल, है ना। क्या नहीं दिया? हो सकता नॉर्मली वो क्या दे देता? ग्रोसरी दे देता। अब कोई भी देख के बोलेगा ना, यार गरीब है, उसको हो सकता है खाने पीने की जरूरत हो, लाओ मैं उसको कुछ खाने का सामान दे दूं। लेकिन उसने क्या दिया? जो उसने प्रेम से इकट्ठे करे थे फूल, वो उसने दे दिए, है ना। तो ये स्टोरी छोटी सी अगर हम देखें, और इससे मैसेज क्या है, एक बार आप एक एक लाइन में बताइए, फिर मैं आपको इसका डिटेल्ड मैसेज बताऊंगा कि हमारे स्क्रिप्चर्स के थ्रू कंपैशनेट कैसे हम डेवलप करें अपने अंदर, और इनफैक्ट इसको कहेंगे रियल कंपैशन कैसे डेवलप करें। तो एक एक बार आप बताइए कि स्टोरी से आपको क्या मैसेज मिला। अमन प्रभु, आप स्टार्ट करें। जी, उन्होंने मतलब छोटे बच्चे ने उनको ग्रीटिंग दिया, थोड़ी इज्जत की उनकी। और प्रेम का जो भाव था। करुणा, जो प्रेम का भाव था, करुणा का भाव था, सहानुभूति का भाव था, हम्म। वो उनको अच्छा लगा कि नहीं, इसने जो भी दिया मतलब दिल से दिया करके। दिल से दिया, बिल्कुल। हम्म, क्योंकि हेल्प तो बाकी दोनों ने भी करी थी, है ना। जी लेकिन प्रेम किसने दिखाया? उस छोटे बच्चे ने, कि कुछ ना होने के कारण भी उसके पास उसने अपनी सबसे प्रेशियस चीज दे दी। जी। ठीक है। अब हम, अच्छा, अक्षता माता जी सेइंग हम कितना दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कैसे, हम कितने मन से देते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। किस भाव से देते हैं, जैसे हम किस भाव से अप्रोच करते हैं भगवान को, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना।
तो इसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग क्या है स्टोरी का, और अगर फर्स्ट लाइन आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि बिल्कुल क्या बोला है फर्स्ट लाइन में, व्हेन फियर टचेस पेन इट इज कॉल्ड पिटी। जब भय, जब हमारा भय और टचेस पेन हमारे दर्द को छूता है तो उससे क्या डेवलप होता है, पिटी, बेचारापन। हाय बेचारा, अगर मैंने इसकी हेल्प नहीं करी तो हो सकता है इसको कुछ हो जाए, है ना। हाय बेचारा, हो सकता है मैंने इसकी हेल्प नहीं करी तो हो सकता है कुछ भी हो जाए। लेकिन व्हेन लव टचेस पेन, जब प्यार दर्द को छूता है तो उससे क्या डेवलप होता है, कंपैशन, है ना। हमारे एक आचार्य हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है, वैष्णव भजन जिनको कहते हैं, डेडिकेटेड टू कृष्णा। एंड उसमें एक पैराग्राफ आता है, मनसा देहो गेहो जो किछु मोर, ये बंगाली भजन है। अर्पिलु तुव पदे नंद किशोर, आगे, संपदे विपदे जीवने मरणे, दय मम गेल तुव ओ पद बरने। इसका क्या मतलब है, माय डियर लॉर्ड, कि मेरे भगवान, आई ऑफर्ड यू माई माइंड, मैं अपना मन, अपने सेंसेस, अपना इंटेलिजेंस, अपना शरीर, अपना सब कुछ आपके चरणों में लगाता हूं, ठीक है। क्यों? बिकॉज जब मैं खुद को देखता हूं आपकी सेवा करते हुए, मेरा जो हृदय है वो आपसे अटैच हो जाता है, और जैसे जैसे ये अटैचमेंट बढ़ती है, क्या होता है, अनसेल्फिश लव, सेल्फिश लव नहीं, अनसेल्फिश लव मेरे हृदय में उत्पन्न होता है। और ये जो प्योर लव होता है, अनसेल्फिश लव को क्या कहते हैं हम, प्योर लव, जिसमें कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है। और ये जो प्योर लव है, जो प्रेम है, ये कन्वर्ट किस में होता है, कंपैशन फॉर ऑल अदर लिविंग बीइंग्स, जो आपकी क्रिएशन है। और आगे क्या बोलते हैं वो, कि हे भगवान, आई एंगेज माई असेट्स, मेरे जितने भी असेट्स हैं, मेरा धन है, मैं आपकी खुशी में, आपकी सेवा में अर्पण करता हूं। है ना सुंदर, क्या बोला इसमें, मेरा सब कुछ आपका है। क्यों? क्योंकि आपसे जब अटैचमेंट होती है तो मेरे अंदर दया का, करुणा का भाव उत्पन्न होता है, किसके लिए, आपके बनाए हुए बाकी जीवों के लिए, है ना। और हम सबको लाइफ में कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है, नहीं, टू शो कंपैशन टू समवन, किसी की हेल्प करना, या किसी को वैसे ही, नॉट ओनली मॉनेटरी टर्म्स, बट हो सकता है उसको आपके वर्ड्स अच्छे लगते हो, उससे आपको, उससे उनको शांति मिलती हो। मिलते हैं हमें मौके, अपॉर्चुनिटी, कि हम किसी की लाइफ में ऐड कर पाए, है ना, मिलती है, मिली होगी बहुत बार, हमने हेल्प भी करी होगी लोगों की, है ना। तो हमें ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए कभी। जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है किसी आस से आ रहा है कि आप उसकी हेल्प करोगे या आप उसको कुछ वे आउट दोगे, है ना, तब वो आपके पास आ रहा है कुछ होप के साथ, उस टाइम पे हमें भागना नहीं है ना, हेल्प करनी है, ठीक है। और हमें एक्चुअल में उस टाइम पे रियल कंपैशन दिखाना है उसके प्रति। और कैसे डेवलप किया जाए, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या है, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब हम्बलनेस, मतलब क्या मतलब होता है ह्यूमिलिटी का, मानवता। मानवता, अच्छा ओके, और वन विदाउट ईगो। वन विदाउट ईगो, ओके, अच्छा एक्सप्लेनेशन है। और वी शुड बी हम्बल, हम कहते हैं, क्या होता है हम्बल का मतलब, किसी ने सोचा आज तक हम्बल का मतलब होता क्या एक्चुअल में, जिसको जो समझ जाए बोल सकते हैं। नवल जी आप ट्राई करेंगे। डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ, ओके। और किसी का कोई आंसर, हम्बलनेस का क्या मतलब होता है, जिसमें दया हो थोड़ी। दया होना, ओके। नहीं, अगर मैं एक्चुअल मीनिंग बताऊं हम्बल का, तो क्या मतलब होता है, अपने आप को इनसिग्निफिकेंट समझना। अब इसका क्या मतलब है, इसको आप, अब इसको कैसे इंटरप्रेट करें, इनसिग्निफिकेंट समझना।
इसका ऐसा मतलब होता है कि सबसे पहले तो ये ऑनेस्ट होना चाहिए। हम्बलनेस जो चीज है वो ऑनेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या, मान लीजिए आपके पास बहुत धन है, ठीक है, और आप बोले फिर भी नहीं 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 मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं ये फॉल्स है। या आपके पास कोई क्वालिटी है जिसकी वजह से आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना, और वो आपको पता है आपके पास है, फिर भी नहीं नहीं मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरे अंदर कुछ नहीं। ऐसा नहीं, इसको कहते हैं फॉल्स ह्यूमिलिटी। रियल ह्यूमिलिटी क्या होती है, एक्सेप्ट करना ट्रूथ को, सच्चाई को एक्सेप्ट करना। क्या कि आज मेरे पास अगर कोई पोजेशन है, कुछ क्वालिटी है, कुछ एबिलिटी है, तो वो भगवान के आशीर्वाद की वजह से है, भगवान की वजह से है। भगवान ने मुझे कुछ गिफ्ट दिया है, और अगर ये भगवान का दिया हुआ कोई गिफ्ट है, भगवान ने अपने एसेट्स में से, अपने खजाने में से थोड़ा सा पार्ट अगर मेरे अंदर डाला है, तो मेरा जो घमंड है वो किसके लिए होना चाहिए, उन भगवान के लिए, उनकी सुंदरता के लिए, उनके इंटेलिजेंस के लिए, उनके धन के लिए, उनके टैलेंट के लिए, है ना। मेरे को क्या दिया भगवान ने, बस एक थोड़ा सा पार्ट दिया है, जो मैं इस संसार में क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं उनकी सेवा के लिए, है ना, उनके बिहाफ पे। दिस इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का एक पार्ट है एक्सेप्टिंग द होल ट्रूथ। रियल ह्यूमिलिटी इसको कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, किसका ये सब कुछ भगवान से आ रहा है। मैं कौन हूं, एक केयर टेकर, या आप कह लीजिए ट्रस्टी, जिसको मुझे दिया गया है, किसके लिए, जब तक मैं इस दुनिया में हूं तब तक, और मुझे उसको किस लिए यूज करना है, उनकी सेवा के लिए, राइट, फॉर वर्ल्ड, मतलब दुनिया की सेवा के लिए, उनकी सेवा के लिए, ठीक है। घमंड नहीं करना खुद पे, किस पे करना है, भगवान पे, कि मेरा भगवान ऐसा है, कि मेरा भगवान इतना शक्तिशाली है, उसमें ये गुण है, उसमें ये कला है ना। और ह्यूमिलिटी का मतलब ग्रेटिट्यूड, कि मेरे को भगवान ने जो दिया है, चाहे वो पोजेशंस हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, तो जिससे मैं एक लिविंग स्टैंडर्ड अपना बना पाया, ठीक है, कम्युनिटी में रह पा रहा हूँ, तो ये सब किसका है, भगवान का, है ना। कई बार हम थैंकलेस हो जाते हैं भगवान के प्रति, हमें नहीं, क्या क्या करना है, हमें ग्रेटिट्यूड, कि जो भगवान ने दिया है मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। कंपेयर नहीं करना हमें कि ये भी तो मिल सकता था मुझे, नहीं, आपको जो मिला है वो आपके लिए बेस्ट है, ये आपको एक्सेप्ट करना है, और भगवान को थैंक यू बोलना है कि आपने जो दिया है मेरे को भगवान, उसके लिए थैंक यू, ठीक है। समझ आया ह्यूमिलिटी का मतलब। कंपैशन का सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है, ह्यूमिलिटी। हमें हमेशा हम्बल रहना है ना। और जैसे चैतन्य महाप्रभु जो थे, वो कहते भी थे, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। वो क्या कहते थे, वी हैव टू बी हम्बल देन द ब्लेड ऑफ ग्रास, है ना। हमें चींटी को भी, एक छोटी सी छोटी चींटी भी है, उसे भी इज्जत देनी है ना, उसके प्रति भी हमें हम्बल रहना है, ठीक है। इसको कहते हैं रियल ह्यूमिलिटी, कि वट एवर एप्रिसिएशन प्रेजेस यू आर गेटिंग, ट्रांसफर इट टू योर गुरु एंड गॉड, कि मेरा कुछ नहीं है इसमें, मेरे को अपने गुरु से मिला है, मेरे को भगवान से मिला है, ठीक है। समझ आया आपको ह्यूमिलिटी। एक बार आप थम्स अप करेंगे सब। किसी का कोई क्वेश्चन ह्यूमिलिटी में। आगे चले हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, टॉलरेंस। ऐसे कहते हैं, ग्रेटनेस ऑफ अ मैन इज नोन बाय हाउ टॉलरेंट ही इज, कि कितनी सहन शक्ति है उसमें। मतलब आप किस हद तक डिफिकल्टी को फेस कर सकते हो, डिस्कम्फर्ट को फेस कर सकते हो, किसको टॉलरेट कर सकते हो, उसको कहते हैं टॉलरेंस। अब देखिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, दूसरे अध्याय के 14th श्लोक में, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगम अपायिनो नित्य स्तम तितिक्षस्व भारत, है ना। क्या कहते हैं भगवान, कि हे अर्जुन, ये जो सुख और दुख है, ये आता जाता रहेगा, जैसे गर्मी सर्दी आते जाते रहते हैं, है ना। और ये कैसे आते हैं, हमारे सेंसेस से। और हमें क्या करना है, हमें सीखना है टू टॉलरेट देम, किसको, सुख और दुख को, विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड, इससे इम्पैक्ट नहीं होना, इनको झेलना है और आगे बढ़ना है,
ठीक है, तो अगर मैं बताऊं टॉलरेंस का मतलब शॉर्ट में तो क्या बोलते हैं, रेडीनेस टू लिव विद अनपेलेटेबल, मतलब अनफेवरेबल सिचुएशंस के साथ रहना। हमारी रेडीनेस होनी चाहिए कि हाँ हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, कैसे भी परिस्थिति में रह लेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे ये चाहिए तो मेरे को यही चाहिए, नहीं मुझे आईफोन चाहिए तो मैं आईफोन ही यूज करूंगा, मैं और कुछ नहीं लूंगा। नहीं मुझे ये चीज चाहिए तो मेरे को, लाइक यू आर नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, ऐसा नहीं है, यू आर नॉट विलिंग टू टॉलरेट, है ना। टॉलरेट आज के टाइम पे आप देखिए कितनी कलयुग है ये, है ना। कलयुग क्या है, झगड़ा और इन सब का ही युग है, जहां पर ये सब बहुत बढ़ेगा, बढ़ भी रहा है। तो रियल अंडरस्टैंडिंग या इस चीज को सरवाइव करने का तरीका क्या है, टू टॉलरेट। जितना आप टॉलरेट करेंगे उतना आप अंदर से स्ट्रांग बनेंगे, है ना। और एक चीज इसमें बहुत अच्छी जो मेरे को लगती है वो ये लगती है, व्हेन यू आर टॉलरेंट, जब आप चीजों को सहते हैं तो बेसिकली आपका जो फोकस है लेस इंपॉर्टेंट थिंग से कहाँ चला जाता है, मोर इंपॉर्टेंट थिंग से। कैसे समझ सकते हैं इसको, छोटा बच्चा है हमारे घर में, अब उसका शॉर्पनर या इरेजर खो गया, अब उसके लिए रोता है, तो हम बोलते हैं ना अरे यार क्या हो गया और दिला देंगे, लेकिन उसके लिए, बच्चे के लिए वो क्या सोचता है, नहीं दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी मेरे लिए, है ना। हमें पता है कि ये क्या है, बहुत छोटी चीज है, कुछ भी नहीं है, है ना। तो व्हाट वी हैव टू डू इज टॉलरेट करना एंड फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। कई बार हमारे पेरेंट्स हमें डांट देते हैं, है ना, किसी चीज को सिखाने के लिए। अब आप या तो उस मैसेज के ऊपर फोकस कर सकते हो या उनकी डांट के ऊपर, है ना। अगर आप उस टाइम पे आराम से शांत रहे, टॉलरेट किए, उनका मैसेज सुना, तो आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आपने मैसेज को इग्नोर किया और उनकी डांट पे फोकस किया तो कभी आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, है ना। सेम विद फ्रेंड्स, सेम विद गुरु, सेम विद टीचर, सबके साथ, ठीक है। तो हमें पहले ह्यूमिलिटी लानी है, दूसरा हमें टॉलरेंस लाना है। नेक्स्ट क्या है, फॉरगिवनेस, माफी। कर पाते हैं हम माफ बहुत आसानी से चीजों को, लोगों को कर पाते हैं, ये डेवलप हमें करना है ना। दूसरों की गलतियों को ओवरलुक करना, उन्होंने जो हमारे प्रति गलत किया उसको ओवरलुक करना और उन्हें माफ कर देना, है ना। फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफी दो और भूल जाओ, ठीक है। अगर हम किसी को माफ नहीं कर सकते ना तो इस संसार में तो कोई रिलेशन नहीं टिक सकता हमारा, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो फादर सन का हो, मदर सन का हो, है ना, पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो। अगर आप फॉरगिव नहीं कर सकते चीजों को आसानी से तो आपका कोई लेवल पे रिलेशनशिप नहीं टिकेगा। तो अगर डेफिनेशन लव की हो जो एकदम एप्ट हो, इट इज व्हाट, कैपेसिटी टू फॉरगिव एंडलेसली। जितना ज्यादा आप फॉरगिव कर सकते हो वो दिखाता है कि आप कितने ग्रेट हो, है ना। एंड फाइनली इट इज सेल्फलेस सर्विस। सेल्फलेस मतलब अनकंडीशनल सर्विस, कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आपको रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना कि आज मैंने हेल्प करी तो वो भी तो मेरी हेल्प करेगा विद इंटरेस्ट, नहीं। मतलब चाहे वो अगला बंदा आपकी कभी हेल्प ना भी करे, आपको उसकी हेल्प करनी है विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव्स, विदाउट एनी एनीथिंग एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न, लाइक अ मदर्स लव। क्या माँ कुछ एक्सपेक्ट करती है जब बच्चे से प्यार करती है, नहीं, है ना। तो हमें ये चार चीज हैं जिनसे क्या बनता है, कंपैशन, दया का भाव, करुणा का भाव जो डेवलप होता है वो इन चार चीजों से होता है, ठीक है। क्या क्या, रिपीट करिए प्लीज, तो हम नेक्स्ट स्टोरी पे चलेंगे। अनम्यूट करके बोलिए जो बोल रहे हैं। humbleness, tolerance, forgiveness, selfless service. सबको समझ आया ये, सबकी वीडियोस ऑन ऑफ हो चुकी है मोस्टली, सब ऑन ऑन कर लीजिए वीडियोस इफ यू कैन डू। समझ आए हम सबको ये चार इंग्रेडिएंट्स, एक बार थम्स अप कर दीजिए, हम नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट स्टोरी बहुत अच्छी है, चले नेक्स्ट पे, ठीक है।
अच्छा चैट में लिख रहे हैं लोग, ओके ठीक है। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टोरी शुरू करने से पहले बताइए कौन है ये, देखा है किसी ने? साइंस के स्टूडेंट्स को तो पता होना चाहिए कौन है ये। ये शायद राकेश शर्मा है ना, जो एस्ट्रोनॉट थे। क्लोज हो आप, बट इतना क्लोज नहीं हो। कोई बता सकता है ये कौन है? नवल जी आप बता सकते हो, आप तो साइंस बैकग्राउंड से हो, थोड़ा बहुत तो आइडिया हो तो। हाँ जी, यस, डॉक्टर साराभाई जी हैं, हाँ साइंटिस्ट हैं। विक्रम साराभाई बिल्कुल। बराबर। हाँ है ना, अमन प्रभु भी यही बोलने वाले थे, है ना? Yes. विक्रम साराभाई। अब इनकी एक रियल लाइफ स्टोरी लेते हैं हम लोग, ठीक है, और उससे सीखते हैं कि आ, क्या वो क्या मैसेज है उनकी स्टोरी में। विक्रम साराभाई जो थे वो एक दिन अपने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, अगर सबने सुना हो, वहां पर बैठे थे एंड वहां पर बैठ के ही वॉज रीडिंग अ बुक, बुक पढ़ रहे थे एक। तो एक अजय नाम का एक यंग लड़का था, और वो जस्ट ग्रेजुएट हुआ था, और ग्रेजुएट होकर एज ए साइंटिस्ट ग्रेजुएट हुआ था, और उसका ड्रीम था टू वर्क एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो उसकी वहां जॉब लग गई, ठीक है। और कहाँ है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर? थिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो एक बार की बात है, आफ्टरनून मतलब दिन में, आ, उसने क्या देखा कि एक, तब वो जानता नहीं था विक्रम साराभाई कौन है, ठीक है। उसने देखा नहीं था, बेसिकली देखा नहीं था, सुना था। तो उसने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो टेबल पे बैठा है, एक बुक पढ़ रहा है। तो वो गए वहां पर, और वो जो बच्चा था यंग, वो वहां गया और उसने देखकर बोला और पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हो उनसे। तो उन्होंने कहा, विक्रम साराभाई जो थे, कि भगवत गीता। तो अब जो यंग लड़का था, उसने क्या बोला, क्या बोलता है वो, क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बाय रीडिंग भगवत गीता, ऐसे बोला। और क्या बोला तो विक्रम साराभाई ने जब सुना, उन्होंने कहा, वेल मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बुक की मिस्ट्री से बहुत प्यार है ना, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, वो डिस्कवर करना चाहता हूँ क्या लिखा है इसमें। तो और इसमें बहुत कुछ लिखा है, एंड यू शुड ऑल्सो कंसिडर, आपको भी पढ़नी चाहिए, ये एडवाइस किया। लेकिन वो यंग यंग लड़का था, है ना, सो कॉल्ड यंग लड़का, उसने क्या बोला, सर कोई मतलब नहीं है ये भगवत गीता वगैरह आउटडेटेड लिटरेचर पढ़ने का, आई एम सॉरी, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो जो थे विक्रम साराभाई, वो शांत थे। फिर वो आगे बोला, जो वो जो बच्चा था, उसने क्या बोला कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आपको तो पता होना चाहिए कि सब कुछ साइंस से आता है ना, सब कुछ साइंस में ही है। देयर इज नो पॉइंट कि गीता पढ़ के आप क्या हासिल करोगे। तो विक्रम साराभाई स्माइल करे और बोले, पूछे उससे कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है। तो उसने कहा, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं कल से यहाँ पे जॉब के लिए आ रहा हूँ, ये सब बोला। तो विक्रम साराभाई ने उन्हें बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और अचानक से एक गाड़ी आई, गवर्नमेंट कार थी, उसपे प्रॉपर लाल बत्ती एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब लिखा था। और विक्रम साराभाई ने जब गाड़ी देखी, तो उन्होंने उस बच्चे को बोला, ठीक है मेरा जाने का टाइम हो गया है, मैं आई एम सेइंग यू ऑल द बेस्ट। और फिर वो जाने लगे। तो जब उसने देखा तो वो क्यूरियस हो गया वो गाड़ी देखकर, और चाह रहा था कि पूछूं मैं कौन है वो। तो उसने बोला, सर आप कौन है, पूछा। तो तो उसने कहा, माय नेम इज, उन्होंने बताया, माय नेम इज डॉक्टर विक्रम साराभाई। बस वो क्या था, वो चुप हो गया। जानता था, जिनको वो बहुत मानता था, उसके बारे में सुना था, तो कभी देखा नहीं था, है ना। जैसे ही पता चला कौन है वो विक्रम साराभाई, वो चुप हो गया।
और उसने पूछा, जब जा रहे थे गाड़ी में, और बोला 1 मिनट में आपसे बात कर सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं आप, क्या जरूरत है आपको गीता पढ़ने की, या क्यों आप पढ़ रहे हैं, क्या आप रीजन बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम एज अ साइंटिस्ट फैसिनेट होते हैं किससे? बाय दिस क्रिएशन होते हैं। लेकिन मैं खाली क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? आई एम ट्राइंग टू फाइंड द मिस्ट्री ऑफ द क्रिएटर। हु इज दिस क्रिएटर जिसने ये इतनी बड़ी क्रिएशन बताई? एंड देर इज नो बेटर बुक टू अंडरस्टैंड दिस देन भगवत गीता। इससे अच्छी कोई किताब हो ही नहीं सकती जानने के लिए कि क्रिएटर कौन है। ये बोल के वो चले गए। अब अगर हम इस स्टोरी को देखें तो इस स्टोरी में आपको क्या कुछ मैसेज मिला? अपने हिसाब से अब बताइए, क्या मैसेज आपको मिला इस स्टोरी से? ये रियल लाइफ स्टोरी है ना? तो क्या आपने सीखा इस स्टोरी से अबाउट भगवत गीता, अबाउट बुक्स, अबाउट स्टडिंग? अब चैट पे भी लिख सकते हो, बोल भी सकते हैं। सृष्टि माता जी, वर्षा माता जी सेइंग हम्बलनेस ग्रैटिट्यूड। अक्षता माता जी सेइंग आवर रूट इज टू गुड। ठीक है, हमारी जड़ बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छी है हमारा। अच्छा, आवर रूट इज गॉड। ओके, हमारी फाउंडेशन शुड बी गॉड। ओके, और सब बताइए क्या सीखा आपने स्टोरी से? अमन प्रभु, सृष्टि माता जी, हार्दिक प्रभु, आप भी टाइप कर सकते हैं। अच्छा, हार्दिक प्रभु ने बताया था ये कौन है, डॉक्टर विक्रम सारा भाई। ओके ओके। किसी ने कुछ नहीं सीखा? 2 लोगों को छोड़ के? ओके, राशि जी सेइंग ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस। पीयूष प्रभु? नहीं, बेसिकली हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोग जो चीज को ना समझते हैं, जो हम लोग सामने से देख सकते हैं, हम लोग उसी पे विश्वास करते हैं, बट हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा दैट इट्स नॉट जस्ट व्हाट वी सी, इट्स समथिंग दैट वी हैव टू बिलीव दैट देयर इज अ क्रिएशन। वरना जो साइंस के लोग आजकल हमें कहते हैं कि आप साइंस पे जाइए, लॉजिक पे जाइए, उसके बियॉन्ड भी एक चीज है। एंड हमें कभी भी किसी पॉइंट को लेके रिजिड नहीं होना है। ओके, नवल जी आपने क्या सीखा इस स्टोरी से? शुभम प्रभु? आप कुछ बोल रहे हैं नवल जी? अमन प्रभु इज सेइंग फॉरगिवनेस। ऑल ग्रेट पर्सनालिटीज हैव अंडरस्टूड द मिस्ट्री ऑफ सनातन कल्चर, हार्दिक प्रभु कह रहे हैं। ठीक है, अनिप, आई हाँ, वुड से या, कि जब बच्चे ने इग्नोरेंस शो करी हाँ, एंड व्हेन ही डिड नॉट अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ द गीता, तो डॉक्टर साराभाई डिड नॉट शो एनी एंगर. हम्म, So he pardoned him and gave him that opportunity that वो बच्चा है अभी और सीखेगा. तो आई थिंक यहाँ पे he forgave the child and he did not get angry. हम्म, This could be I think one thing. ओके, वेरी नाइस। हो सकता था उसे जॉब से निकाल देता, टू क्वेश्चन जी हिम, है ना? बिल्कुल. Yes. हम्म। और सब बताइए, क्योंकि सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग होगी स्टोरी की। अनीता माता जी, आपने सुनी ये स्टोरी, आपको क्या लगा, क्या मैसेज है इस स्टोरी में? हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे हाँ ऐसे जी। लगा जैसे भगवान की बातों को याद करके और गीता में जो लिखा है उसके साथ ही हमें चलना है सबने, ऐसा। ओके,
ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि एक्चुअल में मैसेज क्या है। आप सबने अच्छा बोला, कोई गलत नहीं बोला, आपका सबका इंटरप्रिटेशन था, लेकिन मैं बताता हूँ इसमें और क्या मैसेज छुपा है। ठीक है, बेसिकली इसमें जो मैसेज दिया गया है ना स्टोरी के थ्रू, मतलब जो समझने की चीज है वो ये है, मॉडर्न व्यू और आवर एंशियंट व्यू, या आप कह सकते हो और ओल्ड व्यू क्या था, है ना। तो अगर हम देखें, सबसे पहले तो जहाँ क्रिएटर की बात आई है, तो इट इज रेलिवेंट कि हम भगवत गीता का वो श्लोक करें जहां पर भगवान क्या कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ भाव समान्वितम। भगवान क्या कह रहे हैं 10वें अध्याय में 10th चैप्टर में, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटीरियल वर्ल्ड्स, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, सब कुछ मुझसे आता है। जो ये चीज जानते हैं वो मेरी भक्ति करते हैं, मेरी सेवा करते हैं अपने हृदय से। ठीक है, जब हम ये श्लोक सुनते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, हमारे मन के सारे डाउट्स खत्म हो जाने चाहिए उसी वक्त। ये दुनिया किसने बनाई, कौन है इसके पीछे, कोई है भी या नहीं। क्यों? क्योंकि इतना क्लियरली भगवान ने इसमें कह दिया, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड। ये भौतिक जगत, दिस वर्ल्ड जिसको हम देख रहे हैं, एंड स्पिरिचुअल, सब किससे आता है, मुझसे आता है। लेकिन इस स्टोरी में अगर हम देखें, शुभम प्रभु आर सेइंग समथिंग। ऐसा नहीं हो क्या? शुभम प्रभु इज सेइंग समथिंग। हरे कृष्णा। ठीक है, सो अगर हम देखें तो इस स्टोरी में क्या बताया हुआ है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न वर्ल्ड है, जैसे वो बच्चा था जो नई नई जॉब लगी थी जिसकी, उसका फोकस किस पे है, एक्सटर्नल सक्सेस पे, है ना। लेकिन जो हमारी वैदिक फिलॉसफी है, वैदिक सोसाइटी है, वो किसको प्रायोरिटी देते थे, इंटरनल सक्सेस को। बाहरी सक्सेस और अंदरूनी सक्सेस, इंटरनल सक्सेस। अब अगर हम आज का टाइम देखें तो फोकस किस किस चीज पे होता है, सबसे पहला फोकस होता है पेनी पे। पेनी मतलब लक्ष्मी, नोट, पैसों पे। सबसे बड़ा फोकस आज इस पे हो गया, मनी इज हनी, सब पैसा ही सब कुछ है ना। लोगों को लगता है पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो सारे दुख खत्म, खुशियां ही खुशियां हो जाएगी, है ना। मोस्टली यही लगता है लोगों को आज के टाइम पे। लेकिन जिसके पास बहुत पैसा भी है, हम देखते हैं वो भी बहुत दुखी है। लेकिन यहाँ पर एक स्टैट्स दिया हुआ है, आप देखेंगे जिसमें क्या लिखा हुआ है, अ हैप्पीनेस स्टडी ऑफ नेशंस। एक इंडेक्स कैलकुलेट होता है वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, उसमें ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि जितने भी देश हैं उन सब में सबसे खुश देश कौन सा है। आप देखिए उसमें ऐसा पाया गया 2017 में जब ये सर्वे हुआ था, उसमें ऐसा कंक्लूजन आया कि अफ्रीका रीजन में, अफ्रीका जहां पर आपको पता होगा कि क्या है, रेगिस्तान है, यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है इतने, है ना। वहां पर कुछ ऐसी जगह है जहां पर लोग पुअर हैं, गरीब हैं, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में उनका रैंकिंग जो है वो उन देशों से भी ऊपर है जिनके पास सब कुछ है, उसके बाद भी वो दुखी है ना। तो सबसे पहला फोकस जिसके ऊपर रहता है आज के टाइम पे वो क्या है, पैसों पे, सबसे बड़ा फोकस। एग्री करते हैं आप सब इस चीज से, पैसा है तो खुशी है वरना नहीं है ना। सेकंड क्या है, पोजीशन। पोजीशन क्या, जब हम बच्चों से पूछते हैं ना कि पोजीशन मतलब एक एक लेवल या एक, है ना, एक जगह पहुंचना। जब हम बच्चों छोटे बच्चों से पूछते हैं कि तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें क्या बनना है, पूछते हैं हम लोग। जब हम ये चीज क्वेश्चन उनसे पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको फोर्स करते हैं इस चीज को सोचने में, या इस तरीके से सोचने में कि भाई मुझे तो बड़ा होना है, तो एक पोजीशन पानी है, वो चाहे वो सीईओ हो, कंपनी का मालिक हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे चाहे वो कोई भी पद हो, वो मुझे प्राप्त करना है। वो उस दिशा में सोचना शुरू कर देता है। जब हम बोलते हैं ना उसको कि बड़ा होके तुझे क्या बनना है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, गलत कुछ नहीं है इसमें, है ना। लेकिन अगर हम शास्त्रों की नजरों से देखें तो उसमें खाली ये कहा गया है कि इस चीज से उनके हम थॉट को थोड़ा लिमिट कर रहे हैं। हमें करना क्या चाहिए,
हमें उनको एंकरेज करना चाहिए कि आप किस पे फोकस करो ज्यादा, वैल्यूज और कैरेक्टर पे, अपना चरित्र और अपने गुण पे, उस पे फोकस करो, उसको डेवलप करो, क्योंकि बाकी जो जितनी चीजें हैं वो सब उसके पीछे पीछे आ जाएगी। चाहे वो धन हो, चाहे वो पद हो, वो सब कुछ उसके पीछे पीछे आ जाएगा। लेकिन अगर वैल्यूज वो गलत हो गई ना हमारे अंदर, सब कुछ होने के बाद सब खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। जैसे कितने एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ आज के टाइम पे। अगर अगर सबको याद हो वो पुणे में जो इंसिडेंट हुआ, जिसने अपनी महंगी गाड़ी लैम्बोर्गिनी से एक्सीडेंट कर दिया था दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का, है ना, याद होगा आपको इंसिडेंट। क्या था? सब कुछ था, धन था उसके पास, क्या नहीं थे? वैल्यूज। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। क्या किया? सब कुछ होने के बाद भी आज सब बर्बाद हो गया। सेकंड सेकंड क्या है बेसिकली? एक स्टोरी और है, वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, वो भी आपने आज रिसेंट टाइम में देखी होगी, सुनी होगी उसके बारे में बहुत। तो मैं पोजीशन के बारे में बताऊं, आपने और भी बहुत देखा होगा जहां पर, जैसे हम कहते हैं ना, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, ऐसे कहते हैं ना। वो क्यों हुआ? क्योंकि जो फादर थे उन्होंने फोकस ही नहीं किया कि मैं बच्चे में वैल्यूज डालूं, उसका कैरेक्टर बनाऊं। क्या दिया उसके चारों तरफ? क्या रख दिया उन्होंने? सिर्फ पैसा, 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 पैसा। उससे क्या हुआ? वैल्यूज कभी बने नहीं, कैरेक्टर कभी बना नहीं। और जब वो बड़े हो जाते हैं ऐसे लोग, तब सोसाइटी में क्या करते हैं? गंदगी खुद करते हैं, उनके परिवार वालों के साथ भी वो गलत करते हैं, है ना। एंड तब पेरेंट्स को रियलाइज होता है कि हमने क्या कर दिया। सब चीजों को हाँ 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 बोलेंगे तो ये दिन तो आने थे। ठीक है, तो पहला हो गया पेनी, दूसरा हो गया पोजीशन। ठीक है, ये दोनों चीज हम देखते हैं आजकल मॉडर्न सोसाइटी में। सक्सेस के जो सूत्राज, है ना, लोग आज समझते हैं, वो क्या है? पेनी, पोजीशन। थर्ड क्या है? पावर, है ना। इसका तो भर भर के मिसयूज होता है आज के टाइम पे, है ना। लोग ये भूल जाते हैं कि अगर किसी को कोई पावर मिली है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं, है ना। वी हैव टू यूज दैट पावर फॉर बेनिफिट ऑफ अदर्स, नहीं इसके लिए नहीं कि हम अपना सेल्फिश मोटिव देखें और उसको मिसयूज करें। जैसे रिसेंट में आपने एग्जांपल देखा एक यूपीएससी कैंडिडेट का, आईएएस ऑफिसर, सुना है आप सब ने उसकी स्टोरी, कैसे उसने अपनी पावर का मिसयूज किया। नॉट ओनली हर, उसके मम्मी ने, उसके फादर ने, सब ने सिस्टम का कितना मिसयूज किया, है ना। मिसयूज करके उन्होंने, इनफैक्ट ऐसी वीडियोस भी आई थी सामने जहां पर उन्होंने, उनकी मदर इज फोर्सफुली टेकिंग लैंड ग्रैब, जमीन हड़प रही है किनसे? किसानों से। किस लिए? क्योंकि उसकी बेटी आईएएस ऑफिसर है, उनको कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता। डॉक्यूमेंट्स फेक कर लिए, है ना। और पर्सनल मोटिव के लिए उन्होंने चीजें यूज करी। क्या किया? पावर का टोटल मिसयूज, है ना। ऑन दी अदर हैंड अगर हम एग्जांपल देखें किसका, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन? योगी आदित्यनाथ। एक बार उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपके पास इतना कुछ है, पद है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप इस वेश में घूमते हैं, है ना। हमने देखा है वो धोती कुर्ते में रहते हैं, सैफरन धोती कुर्ते में। और तो उनसे पूछा गया कि आपकी जो बहन है, शी इज नॉट वेल ऑफ, वो उतना कर नहीं सकती, आप तो इस उत्तर प्रदेश के सीएम है, इतना कुछ कर सकते हैं उसके लिए, उनके लिए। तब उन्होंने क्या बोला? उनका आंसर था, ये आप इंटरव्यू सुन सकते हैं। उन्होंने एक ही चीज बोली, बहुत अच्छा आंसर दिया, कि मुझे पता है आज मैं इस पद पे हूँ, आज मैं हूँ सीएम, कल कोई और आएगा, परसों कोई और होगा। मैं कब तक हूँ? कुछ टाइम के लिए। लेकिन मैं जब तक मैं हूँ, मेरा कर्तव्य है, मुझे वो शक्ति, मेरे को पावर दी गई है कि मैं वो यूज करूं अपने प्रांत की सेवा में, है ना। मेरा कोई अपना मोटिव नहीं है, मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। इनफैक्ट एक और आपको बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ। उन्हीं के कैबिनेट के एक मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर या आप कह सकते हैं एक, उन्हीं के ऑफिस में थे। उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने बताया जब योगी आदित्यनाथ फर्स्ट टाइम यूपी के सीएम बने थे, तो जब फर्स्ट डे वो ऑफिस में आए थे तो उनसे पूछा गया था कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए,
है ना। तो उनको ऑप्शन दिए गए, बहुत महंगी महंगी गाड़ी, रेंज रोवर, है ना, मतलब 3-3 4-4 करोड़ की गाड़ियों के ऑप्शन दिए गए। तो उन्होंने कहा कि गाड़ियां तो ऑलरेडी है ना, मेरे से पहले जो थे वो भी तो यूज करते थे, वो होगी गाड़ी। तब उनके कैबिनेट के जो मिनिस्टर थे उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो प्रथा है कि जब कोई नया मिनिस्टर आएगा, अभी तक तो यही होता है, वो नई गाड़ी लेते हैं, पुरानी यूज ही नहीं करते, है ना। तो जैसे आपसे पहले जो थे मिनिस्टर, है ना, अखिलेश यादव, उन्होंने अपनी एक गाड़ी ली थी फॉर 1 CR, एंड उसके ऊपर खर्चा किया उन्होंने 4 CR का, टू मॉडिफाई दैट कार। फिर उनसे पहले जो थे, आई थिंक मायावती या कोई, उन्होंने 5-6 कार्स खरीदी थी। तो जब ये सब उन्होंने सुना तो उनको बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने एक चीज कही कि मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, जो ऑलरेडी है मुझे वही चाहिए। खाली एक काम कर देना, 200 रुपये का खर्चा करना मेरे लिए, जो सीट है उसके ऊपर एक सैफरन कलर का टॉवल लगा देना, मैं उसी पे बैठूंगा, और कुछ नहीं। ये उनके मिनिस्टर ने बताया था कि सेल्फलेस, इसको कहते हैं सेल्फलेस सर्विस, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। पावर का जो सबसे अच्छा यूज है, इसको कहते हैं वो, कि दैट यू आर नॉट वेस्टिंग गवर्नमेंट रिसोर्सेज, पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी फॉर योर ओन बेनिफिट। टैक्स का पैसा आप अपने लिए खर्चा नहीं कर रहे, किसके लिए कर रहे हो, सेवा में, जो एक्चुअल होना चाहिए। ठीक है, तो पेनी हो गया, पोजीशन हो गई, पावर हो गया। चौथा, पॉपुलैरिटी, सबको फेमस होना है, इंस्टाग्राम पे रील डाल के, पोस्ट डाल के, लाइक शेयर कमेंट, है ना। इसमें क्या इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग आती है, इसमें ये आती है, एक लोग होते हैं जो फेक करते हैं चीजों को। हम कहते हैं ना, इंस्टाग्राम एक तरफा दुनिया है, सिर्फ आपको वही चीज दिखाती है, खुशी खुशी खुशी, हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, लेकिन वहां तक पहुंचने का स्ट्रगल, है ना, फेलियर्स नहीं दिखाती। कुछ लोग होते हैं जो लाइकेबल होते हैं, जो अपने काम से जाने जाते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया योगी आदित्यनाथ का। क्यों पॉपुलर है वो, क्यों पॉपुलर है वो? आज उन्होंने यूपी में जो डेवलपमेंट किया, उसके लिए पॉपुलर है। चाहे वो क्राइम था वो खत्म कर दिया हो, है ना, अपने बोल्ड डिसीजंस के लिए। आज नरेंद्र मोदी को क्यों माना जाता है कि वो इतिहास के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं? अपने डिसीजंस के लिए, क्योंकि उन्होंने बोल्ड डिसीजंस लिए। अभी भी आप देखिए, बजट आया तो बजट में जो चेंजेस हुए, वो ऐसे चेंजेस थे जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करे थे कि करेंगे, लेकिन उन्होंने बोल्ड मूव्स लिए। तो पॉपुलैरिटी भी फेक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या हुआ, अब देखिए फेक पॉपुलैरिटी। आदमी चाहे अंदर से कितना ही खोखला हो, सबको दुनिया को क्या दिखाते हैं, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास ये भी है वो भी है। चाहे उसने वो गाड़ी पैसा सब कुछ उधार का लिया हो, लेकिन दुनिया की नजरों में क्या होता है कि भाई उसके लिए ये पॉपुलैरिटी है। तो हमें क्या ध्यान देना, पॉपुलर कैसे बनना है हमें, कर्मों से, अपने एक्शन से, है ना, किसी के लिए रोल मॉडल बने कम से कम हम। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, पोजेशन, मतलब जिसके पास जितना सामान, जिसके पास जितना धन, जितनी गाड़ी, जितने पैसे, जितना बैंक बैलेंस, है ना, जितनी प्रॉपर्टी। लेकिन क्या समझना है हम सबको, ये सब टेम्पररी है, बिल्कुल है ही टेम्पररी। जैसे इसमें एक बहुत सुंदर एक एग्जांपल आता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट का लास्ट वर्ड क्या था, किसी को पता है? महान, सारी हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सारी संपत्ति मेरे चरणों में बिछा दी जाए रास्ते में, जब मैं हाँ मरूं। हाँ, लेकिन अगर बिल्कुल ऐसा बोला था तो 3-4 बोला था उसने, मेरा हाथ जो है मेरे उससे बाहर निकलने चाहिए, मेरी जो कॉफिन होता है वो क्या हाँ, बोलते हैं उसके उसको, पास उससे बाहर निकलने चाहिए। ताबूत। हाँ, और हाथ खाली होने चाहिए। जैसे मादर ने बताया, जिस रास्ते से मुझे घाट तक लेके जाया जाएगा, जो भी जहां पर भी दफनाया जाएगा, पूरे धन से भर दो उसे रास्ते में, ठीक है। और ऐसा 2-3 चीजें बोली थी, बट इसका मैसेज क्या था,
उन्होंने बोला था मेरी बॉडी को दफन कर दो, मेरे हाथ बाहर निकाल दो, ठीक है, कोई बड़ा मकबरा मत बनाना मेरी याद में, जैसे बनाया था शाहजहां ने ताजमहल, कुछ मत बनाना। क्यों? क्योंकि दुनिया को पता चले कि मैं इस दुनिया से कुछ नहीं ले जा सकता अपने साथ, खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाऊंगा, चाहे मैंने इस दुनिया में रहकर कुछ भी कमाया हो, मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, है ना। तो अगर हम देखें तो जितनी भी ये 5 चीजें हैं, आज के टाइम पे सक्सेस को इसी चीज से देखा जाता है। 99% ऑफ द केसेस आप देखिए, पैसा कितना है, पोजीशन क्या है, पावर कितनी है, कितना पॉपुलर है, क्या पोजीशन है। एग्री करते हैं आप सब? हाँ जी। किस चीज को इग्नोर किया, बेसिकली क्या होता है इन सब चीजों से? हरी एंड वरी, मतलब आज का टाइम, टेंशन। आज के टाइम पे तो पेशेंस तो नहीं रहा दुनिया में, लोगों में, है ना। सबको क्या चाहिए? फास्ट थिंग्स डन, जल्दी 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 जल्दी। इसको कहते हैं मोड ऑफ पैशन, है ना। बट हम भूल जाते हैं कि अच्छी चीजें टाइम लेती है, हर अच्छी चीज में टाइम लगता है, चाहे वो आपका चरित्र बनना हो, चाहे आपके अंदर गुण हो, वो धीरे धीरे डेवलप किए जाते हैं, एक दिन में आप में नहीं आ सकता। तभी कहते हैं बचपने से ही ये सब चीजों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तब जाके आपका कुछ कैरेक्टर बनता है आगे जाके। जब आप सीखते सीखते उन चीजों को एक्सपीरियंस करते हो अपनी लाइफ में, तब जाकर आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है। और दूसरा क्या होता है? वरी, टेंशन, है ना। क्यों टेंशन वरी क्यों होती है? क्योंकि इन 5 चीजों में एक चीज आती है जिसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन, और एक होती है रियलिटी। एक्सपेक्ट हम करते हैं इतना, रियलिटी होती है इतना, इसके बीच का जो गैप होता है उसमें क्या होता है? डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, रोना धोना, है ना, सुसाइड, मर्डर्स, क्राइम, एडिक्शन। एडिक्शन हो जाता है ना, क्यों? क्योंकि हम अपना फिर हमें हम इतना खो जाते हैं कि यार मैंने ये सोचा था, मुझे ये नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं? अपने दिमाग को दूसरी चीजों में लगाने की कोशिश करते हैं। और वो चीजें क्या होती हैं आपको पता है? ड्रग्स, अल्कोहल, है ना। और हम दुनिया को क्या बोलते हैं? कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं टेंशन में। अरे भाई तुमने एक्सपेक्ट ही क्यों किया इतना? रियलिटी में चले क्यों नहीं शुरू से? ठीक है, इसको कहते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस। लेकिन हमें इस स्टोरी से सीखना क्या है? कि इन 5 चीजें, जितनी भी मैंने चीजें आपको बताई, ठीक है, इन सबसे ऊपर उठना है। और किसकी तरफ जाना है? प्रायोरिटी पे और डिविनिटी पे। प्रायोरिटी मतलब क्या? सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग में ये कुछ चीजें सेट करनी पड़ेगी, मेरे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, आज से 40 साल बाद, या आज से 10 15 20 साल बाद। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी के बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं, अभी लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। हमें क्या करना है? लॉन्ग टर्म सोचना है। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर किसके बेसिस पे है? अभी के बेसिस पे है ना। मेरे को अभी खुशी मिल रही है इसलिए मैं इस रिलेशन में आ रहा हूँ। हम सोचते हैं कि इतना थॉट देते हैं कि हम इसी से शादी करेंगे, हम इस चीज पे कंफर्म्ड है नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा होता है, मोस्टली केसेस क्या होते हैं? ये ऐसा होता है, रिलेशनशिप होता है, टूटता है, होता है, टूटता है ना। देखते हैं हम लोग, क्यों? चीजों को हम प्रायोरिटी नहीं देते। या जिस टाइम पे, जिस एज में हमको अपना करियर बनाना चाहिए, अपनी लाइफ सेट करनी चाहिए, हम इस चीज में लग जाते हैं। करियर की एज चली जाती है, ये इस चीज की एज आती है, तो पता चलता है कि जिस टाइम पे ये चीज करनी थी, जिस टाइम पे जो चीज करनी थी वो नहीं करी, तो ना ये अच्छे से होता है ना वो अच्छे से होता है, ना करियर बनता है ना रिलेशन बनता है ना। और दूसरा क्या? डिविनिटी, मतलब अपनी एक्सपेक्टेशंस। बेसिकली रियलिस्ट होना जरूरी है। 3 चीज होती हैं, एक होता है अपॉर्चुनिस्टिक, एक होता है पेसिमिस्टिक, सॉरी ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और रियलिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक आपको पता है, सब में अच्छा देखना, सब अच्छा ही होगा जो अच्छा होगा। पेसिमिस्टिक, सब बुरा ही होगा। इन दोनों के बीच में होता है रियलिस्टिक। हमको रियलिस्टिक बनना है।
ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं, बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक भी नहीं, क्या बनना है? रियलिस्टिक। जैसे कि आ, महाभारत में, हाँ महाभारत में आता है जब आ, खांडव प्रस्थ, आपको पता है इंद्रप्रस्थ, जब पांडवों को मिला था बंजर जमीन, तब अर्जुन ने अग्निदेव को बुलाया था, है ना, प्रार्थना करी थी, और अग्निदेव को कहा था कि ये पूरा जंगल है, आप इसको भस्म कर दो, तो क्या है इसमें हम पूरा अपना महल बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। तब अग्निदेव ने उनकी मदद कर दी, सब कुछ किया, और अग्निदेव का भी इसमें एक मोटिव था कि एक राक्षस था उस जंगल में, ठीक है, उसको खत्म करना था। तो अग्निदेव ने अर्जुन की मदद से उसे खत्म किया। जब ये सब हो गया, तब अग्निदेव ने अर्जुन को कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन क्या था, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने उस वक्त क्या बोला, इंटरफेयर किया, भाई क्या कर रहा है, अर्जुन को बोला अरे मौका है मांगो, रियलिस्टिक बन भाई, जरूरत पड़ेगी आगे युद्ध लड़ना है। तो क्या मांगा था अर्जुन, अर्जुन ने अग्निदेव से रथ मांगा था, रथ मांगा था या धनुष मांगा था। तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एक्सपेक्टेशंस, है ना, हमें क्या करना है, रियलिस्टिक बनना है कि हर चीज को उस लेंस से देखो, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम्स क्या आएंगी क्या नहीं आएंगी, है ना, है ना, ठीक है। तो तो ये मैसेज है, ठीक है। तो ये दो स्टोरीज आज मुझे लेनी थी, ठीक है, और इससे बेसिकली मुझे इस लर्निंग पे आना था, क्योंकि ये जो स्पेशली ये वाली जो लेसन है, ये वाली जो स्टोरी है विक्रम साराभाई की, ये तो हम कॉमनली अपनी लाइफ में देखते हैं कि हम लोग इन 5 चीजों में ही उलझ जाते हैं। अब वो जो बच्चा था, उसके लिए गीता कोई मैटर ही नहीं करती, उसे लगा साइंस ही सब कुछ है उसके हिसाब से, है ना। लेकिन उन्होंने कितना अच्छा पर्सपेक्टिव दिया कि हम एज अ साइंटिस्ट किससे फैसिनेट होते हैं, क्रिएशन से, इस जगत से, यार ये कितना सुंदर है, यार ये कैसे बना, यार वो प्लैनेट्स कैसे फ्लोट करते हैं, भाई पर बनाया किसने, उसके बारे में तो जानो, वो कौन है, उसकी मिस्ट्री तो जानो, ठीक है। आपको समझ आई दोनों स्टोरीज, अच्छी लगी दोनों स्टोरीज, और ले हम फ्यूचर में ऐसी स्टोरीज इस टाइप की, कुछ लर्निंग बेस्ड स्टोरीज। यस। जी प्रभु जी। अच्छा लगा, ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? कोई कुछ और मैसेज, किसी के हिसाब से कोई और मैसेज भी है इन स्टोरीज का? अक्षता माता जी, हाँ आपका कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। किसी का और कोई क्वेश्चन है, नहीं तो हम क्लोज कर सकते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो अब इस महीने क्या आने वाला है, मेगा इवेंट क्या होने वाला है इस महीने? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी, है ना। कब है जन्माष्टमी? 26 को है ना। हाँ जी। उस दिन क्या है? 26। उस दिन है मंडे, है ना। तो अभी मंडे तक हमारी कितनी क्लासेस होंगी? 1 2 3, 3 क्लासेस होंगी, है ना। और जन्माष्टमी से पहले एक चीज और आती है, क्या आती है? रक्षाबंधन। ठीक है, वो उसी दिन क्या होता है? हाँ, रक्षाबंधन वाले दिन और क्या होता है? कृष्ण जी का भैया, है ना, बलराम जयंती। तब है, वो भी 19th को है, जिस दिन राखी है। तो हमारे पास 3 क्लासेस हैं। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वी विल टॉक अबाउट बलराम जी। कौन है बलराम जी, क्या वो सिर्फ बड़े भैया हैं, और क्या है, कहाँ से आए हैं, है ना, उनकी क्या रेलिवेंस है, क्यों हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए, उनका क्या रोल है भक्ति में। तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन लॉर्ड बलराम। एंड उसके बाद जो हमारी 2 क्लासेस होंगी वो होंगी प्योरली ऑन कृष्ण, उनकी लीला, उनकी स्टोरीज, बेसिकली उनका अपीयरेंस,
और कुछ उनकी स्टोरीज जो बाल लीलाएं होती है। ठीक है, ठीक है, सब रेडी है नेक्स्ट 3 क्लासेस के लिए? ठीक है। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, अक्षता माता जी, आप मुझे पर्सनल हमको ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, या आप मेरे को मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, वी कैन आंसर। प्रभु जी, जैसे नॉन वेज खाना अच्छी बात नहीं, तो क्या जब हम प्रैक्टिकल दौरान किसी रात को एनिमल को हार्म पहुंचाते हैं ये गलत है फॉर स्टडी पर्पस? आई थिंक आप मेडिकल लाइंस पे पूछ रहे हैं कि आप लोगों को करना पड़ता है ये सब, है ना, एनिमल्स को हार्म पहुंचाना, है ना? देखिए, गलत तो है, हम नहीं कर सकते ये सब। क्यों कर सकते हैं हम? कि हम किसी जीव को उठाकर उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए? नहीं, पाप तो आपको लगेगा उसका, है ना? क्योंकि मेरे को पता है, आई थिंक फ्रॉग के साथ किया जाता है कुछ, है ना, अलग अलग एनिमल्स के साथ कुछ ना कुछ होता है। तो मानता हूँ स्टडी के लिए होता है, बट गलत है। गलत है तो गलत है, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि क्योंकि पढ़ाई के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं। ठीक है, वर्षा माता जी, आपका क्वेश्चन है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अर्जुन थे और जैसे हमारे सत्युग में त्रेता युग में, तो जब अब युद्ध करते थे तो वो भी प्रैक्टिस करते थे एनिमल्स के साथ, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है थोड़ा सा। तो फिर बोला जाता है कि सुपीरियर गोल के लिए हमें इंफीरियर चीजों को सिक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें पूरे वर्ल्ड को बचाना है और हमसे बोला जाए कि एक एरिया को आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको तो हम करेक्ट, उसको छोड़ दें। करेक्ट। तो फिर तो मतलब ये सही है, गलत गलत तो है ऑब्वियसली, पर इम्प्लीकेशन तो हमें आएंगे, देखो, मैं कह रहा हूँ ना, इस चीज का सपोर्ट लेकर हम नहीं कर सकते ये सब चीजें। कार्मिक रिएक्शन तो आएंगे। हम्म, नहीं हम बोल सकते कि पढ़ाई के लिए हमने उसकी, क्या बोलते हैं उसको, बाइसेक्ट या क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, हमने उसका ऑपरेशन किया या कुछ किया, गलत है। ठीक है, आप डेड के साथ कर रहे हो, देन इट्स फाइन, लेकिन आप उस जीव को मार रहे हो उस चीज के लिए, दैट इज रॉन्ग। मतलब रिएक्शन आएंगे, रॉन्ग राइट तो हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी। जैसे आपने अर्जुन का एग्जाम्पल दिया, क्षत्रिय धर्म फॉलो करते थे तो उनका तो धर्म था दैट दे हैव टू किल, है ना? लेकिन आज हम है, देयर इज नो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, बाकी मैं पूछ लूंगा अपने मेंटर से, माता जी से मैं पूछ लूंगा कि दिस इज रॉन्ग और राइट। कुछ परसेंट रॉन्ग है, बट कितना रॉन्ग है वो मैं बता दूंगा आपको पूछ के ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिल्कुल आपने जो अंडरस्टैंडिंग दी वो भी बहुत अच्छा है, बट जितना मुझे लगता है कि कार्मिक रिएक्शन तो आएंगे, उससे नहीं हम बच पाएंगे। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है, तो हम आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका टू ज्वाइन दिस क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऑन बलराम जी एंड देन ऑन कृष्ण जी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे श्रील कृष्णा, हरे प्रभुपाद की कृष्णा। जय। जय। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।